चलिए बाबू, कीर्तिमान सीरीज में एक लेक्चर, दो लेक्चर विलियन चैप्टर में मेरा हो चुका है। थर्ड लेक्चर जो कल किसी कारणवश नहीं आया था, आज उसी सीक्वेंस में आगे हम थर्ड लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं। और जो भी दो लेक्चर पढ़ाए हैं आपको काम वही करना है। क्या कि सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है। देखो क्या होता है बेटा कि कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा, सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। आपको भी अच्छे से पता है कि इस समय आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में छोटा कंटेंट में ज्यादा मटेरियल फंस जाना ये अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो आपको इतना सटीक छोटा कंटेंट में ज्यादा मटेरियल हम कोशिश करेंगे कि पेपर में आ जाए, तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। तो आप इसका महत्व समझिए, समझ रहे हैं। आपको भी पता है कि आप दो दो मोटी केमिस्ट्री की कॉपी को लेकर एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको इसीलिए तो शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपको भी पता है कि पूरी डिटेल नहीं चल रही है केमिस्ट्री, लेकिन जितना चल रहा है सिलेक्टेड चीज चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हैं वही चल रहा है। आज जो आने वाले एग्जाम में पेपर वाला पूछ सकता है, सिर्फ उसी को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो आप कंटिन्यू रहिएगा प्लीज, ठीक ना। चलिए देखिए, अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है 2025 में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। वो क्या है बेटा, वो क्या है बबुआ, वो क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है बेटा कि द्रव विलयन के लिए, यहां तक तो हो रहा है सर, द्रव विलयन के लिए, द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, बेटा इसका नियम भी इंपॉर्टेंट है और इसकी सीमाएं भी इंपॉर्टेंट है। इसका नियम भी इंपॉर्टेंट है और इसकी सीमाएं भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, सीमाएं भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बात को सुनिए, राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं का डेफिनेशन थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो उसको ना हम कोशिश करेंगे कि मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है केमिस्ट्री बाय अमित सर, उस चैनल पर मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा आपको। वहां से आप पीडीएफ के रूप में वहां से आप लिख लीजिएगा तसल्ली से, क्योंकि थ्योरेटिकल आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और यहाँ कंसेप्ट केवल डिस्कस कर रहा हूँ, इसके फॉर्मूले से कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, ठीक ना। अच्छा, इसका एक छोटा सा हम आपको समझा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। देख बाबू, मान लो कोई द्रव है, कोई विलयन है या कोई द्रव है, कोई क्या है, द्रव है, ठीक है सर। इस द्रव में बेटा दो द्रव मिले हुए हैं, क्योंकि द्रव विलयन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू, द्रव विलयन के लिए। तो इस बर्तन में ऑलरेडी द्रव है, उस द्रव में कितने द्रव मिले हुए हैं, दो। एक द्रव ए मिला है और एक द्रव क्या मिला हुआ है, बी। और द्रव ए के द्वारा लगाए गए इस बर्तन पर आंशिक वाष्प दाब को हम लोग बोलते हैं पीए, और इस द्रव बी द्वारा इस बर्तन पर लगाए गए आंशिक वाष्प दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी, ठीक है। क्या बोलते हैं, पीबी। अब अगर मान लीजिए इस बर्तन में, हमारी बात को सुनिएगा, इस बर्तन में द्रव है, इस द्रव में कितने द्रव घुले हुए हैं, दो द्रव घुले हुए हैं। अगर तुम कल्पना करो बाबू कि अगर इस बर्तन में केवल द्रव ए होता, केवल और केवल द्रव ए होता, यानी शुद्ध अवस्था में केवल द्रव ए होता, तो उसको कैसे लिखेंगे, पीए नॉट ए। कैसे लिखेंगे, पीए नॉट। अगर मान लीजिए इस बर्तन में केवल और केवल द्रव बी होता, केवल और केवल द्रव बी होता, तो केवल और केवल जब द्रव बी होता तो उसको क्या लिखेंगे, शुद्ध अवस्था में द्रव बी को कैसे लिखेंगे, शुद्ध अवस्था में द्रव बी को क्या लिखेंगे, पीबी नोट। क्या लिखेंगे, पीबी नोट। अब हमारी बात को सुनिएगा ध्यान से कि माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है बेटा, पीए, तथा घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, बी है, पीबी है। क्या है, पीबी है। अब सुनिएगा, द्रव विलयन राउल्ट के नियम में क्या होता है, द्रव विलयन राउल्ट के नियम में क्या होता है कि जो द्रव का जो विलयन होता है ना बेटा, द्रव विलयन के लिए जो विलयन होता है, तो किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, जैसे आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के
मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मोल प्रभाज क्या होता है। तो द्रव द्रव विलयन में क्या ध्यान रखना है, बस एक लाइन सिंपल ध्यान रखना है, क्या कि किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी के मोल प्रभाज के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती है होता है। उसके ही मोल प्रभाज के डायरेक्टली क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके ही डायरेक्ट मोल प्रभाज के डायरेक्टली क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब घटक ए का तथा घटक ए का आंशिक आंशिक घटक ए का मोल प्रभाज या आंशिक मोल प्रभाज क्या होगा बाबू, एक्स ए, क्योंकि मोल प्रभाज को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और ये मोल प्रभाज किसका है, तो ए का, तो क्या लिखेंगे, एक्स ए। उसी तरीके से तथा घटक बी का आंशिक मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स बी। हमारी बात को सुनिएगा, क्या कि सर किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है ना, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो मोल प्रभाज के डायरेक्टली क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, वही सेम होता है, ठीक ना। मतलब सर क्या कि ए का आंशिक वाष्प दाब उसके ही घटक यानी एक्स ए के क्या होगा, समानुपाती होता है। अच्छा ठीक है। और सर घटक बी का आंशिक वाष्प दाब तो उसके मोल प्रभाज यानी एक्स बी के समानुपाती होता है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। देख बाबू पीए है ना, ठीक है सर। सर समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू, और यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो पीए नॉट लगेगा, और इनटू में क्या है, एक्स है, ठीक। अब यहाँ सर पीबी तो पहले से है सर, ये सिंबल हटेगा तो इक्वल टू, और यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो पीबी लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। सर कोई हमसे ये पूछेगा कुल वाष्प दाब, तो क्या बताएंगे, कुल वाष्प दाब। तो सर कुल वाष्प दाब जो होता है वो P बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी। P बराबर क्या होता है बेटा, पीए प्लस पीबी। सर P बराबर को और कैसे लिख सकते हैं सर, पीए की जगह पर पीए नोट एक्स से लिख सकते हैं, बिल्कुल, पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी की जगह पर लगा क्या लिख सकते हैं, पीबी नोट एक्स बी, पीबी नोट एक्स बी। ये आपका जो फॉर्मूला निकल कर आया राउट के नियम से, ये द्रव द्रव विलयन के लिए, किसके लिए है, द्रव द्रव विलयन के लिए। अभी आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है द्रव द्रव विलयन के लिए। अगला वाला जो नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अवाष्पशील विलयन के लिए, अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब क्या ये लोचा है सर, ये द्रव द्रव, यहां तक तो क्लियर होगा, ठीक। अब ये आपको कंफ्यूजन में आया ना, पीए नोट क्या है देखना छोटू, तो ये वाला जो लिख रहे हैं आ रहा है क्या, पीए नोट क्या है, द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अगर तुमसे कोई पीए नोट पूछेगा तो क्या बताएगा बाबू, द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अगर कोई पीबी नोट बोलेगा तो क्या बताओगे, द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। राउल्ट का नियम आपको विलयन चैप्टर में 2 बार देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा जब द्रव द्रव विलयन की बात होगी मतलब, और एक मिलेगा अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। दोनों में फर्क क्या है, देखो बाबू कहां कौन सा नियम लगाएंगे, हमारी बात को सुनिएगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता ही नहीं है, कॉपी में फॉर्मूला भरा पड़ा है, कॉपी में फॉर्मूला भरा पड़ा है, आपको पता नहीं है कि ये कब लगाएंगे और अवाष्पशील कब लगाएंगे। सुन बाबू, 2 बर्तन ले लो, तुम 2 बर्तन ले लो। अगर मान लो इसमें पानी है, शुद्ध विलायक, और इसमें भी बेटा क्या है, पानी है, ठीक है सर। सर इसमें अगर हम एल्कोहल मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं सर, एल्कोहल मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं। अच्छा सर, तो यानी दोनों सर द्रव 100%। सर पानी भी तो द्रव, ये भी द्रव, तो द्रव द्रव विलयन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ओके सर। लेकिन अगर हम पानी में चीनी मिला दे, हम नमक मिला दे, हम ग्लूकोज मिला दे, तो सर पानी में आपने जब चीनी मिलाया, नमक मिलाया, ग्लूकोज मिलाया, इसका मतलब आपने द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया। नहीं समझ रहे हो, आपने यहां द्रव में, एल्कोहल तो द्रव ही होता है ना, नहीं जानते हैं क्या, एल्कोहल द्रव होता है। देखो जल में आपने एल्कोहल को मिला दिया है, तो ये भी द्रव, ये भी द्रव, तो द्रव द्रव विलयन के लिए हम ये वाला नियम लगाएंगे ना, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी।
लेकिन अवाष्पशील विलयन के लिए राउट का नियम का मतलब क्या होता है कि सर जब पानी में चीनी मिला देंगे, नमक मिला देंगे, ग्लूकोज मिला देंगे, इसका मतलब आपने सर पानी में उस पात्र में आपने किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया है। तो जब मेरे भाई आप किसी विलयन में या आप किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे, तो वहां कौन सा राउट का नियम लग जाएगा? जो अभी आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे अवाष्पशील विलयन के लिए राउट का नियम, वो वाला फॉर्मूला आपको लग जाएगा। अब कंफर्म हुआ कि कहां ये वाला लगाएंगे और कहां ये वाला लगाएंगे। जहां द्रव द्रव की बात आएगी ये लगाएंगे, और जहां अवाष्पशील विलय मिला होगा ये लगाएंगे। शायद अब आपको क्लियरिटी धीरे धीरे आ रही होगी। तो जब हम पढ़ते हैं अवाष्पशील विलय के लिए राउट का नियम, तो इसमें जो होता है विलयन का अपेक्षिक अवनमन स्थिरांक, इसको आप पी माइनस पी एस अपॉन पी, वो डायरेक्टली विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। वो क्या होता है डायरेक्टली बाबू? विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। पी माइनस पी एस अपॉन में पी, वो डायरेक्टली मोल प्रभाज के क्या होता है? विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है बाबू? समानुपाती होता है। ठीक ना? विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है, ये विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन है। विलयन के अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्योंकि सर कोई विलयन है, मान लीजिए इसमें जल है और जल में आपने कोई विलय पदार्थ मिलाया है, तो वही जो विलयन का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है, वो विलय के जो आपने विलय मिलाया है ना, उसके मोल प्रभाज के क्या होगा? बराबर होगा या समानुपाती होगा। क्या होगा बाबू? बराबर होगा या समानुपाती होगा। बराबर होगा या क्या होगा बेटा? समानुपाती होगा। ठीक ना? इसका मतलब सर क्या? P माइनस, इससे अब देखो बेटा फॉर्मूला ना एक ही होता है, फॉर्मूले से ही फॉर्मूले का निर्माण होता है। फॉर्मूले से ही फॉर्मूले का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। फॉर्मूले से ही फॉर्मूले का क्या होता है? निर्माण होता है। सर एक्स बी यानी विलय के मोल प्रभाज, और विलय के मोल प्रभाज कैसे निकलता है? हमने आपको बताया था कि जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो ना बाबू, उसके मोल कहाँ रहते हैं? तो सर ऊपर रहते हैं, और सर नीचे क्या रहता है? तो टोटल मोल रहता है, यानी Na प्लस Nb रहता है। नीचे क्या रहता है? टोटल मोल रहता है। इसका मतलब सर XB के जगह पर अगर हमको पेपर वाला क्वेश्चन पुट आउट अलग तरीके से कर देगा, तो हम XB के जगह पर Nb और बटा में Na प्लस Nb हम आराम से लिख सकते हैं। क्या आपको यहां तक क्लियर नहीं हुआ? P माइनस पी एस अपान में P, और यहां पर XB के जगह पर मैंने क्या लिख दिया? NB बटा में Na प्लस Nb। ये क्या होता है बेटा? विलय के मोल प्रभाज को लिखने का ये क्या है? तरीका है। P क्या है? शुद्ध विलाय का वाष्प दाब। ये P जो है, P क्या है? P जो है शुद्ध विलाय का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज P, P क्या है, तो जो P है शुद्ध विलाय का क्या है? वाष्प दाब है। विलयन PS क्या है? तो विलयन का वाष्प दाब। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। PS क्या है बेटा? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का क्या है बेटा? वाष्प दाब। NB क्या है? विलय के मोल है। विलय के क्या है बेटा? मोल है। विलय के क्या है बेटा? मोल। विलय के क्या है बाबू? मोल। Na क्या है बाबू? Na क्या है? तो सर विलायक है। क्या है? विलायक के मोल। आपको हम बार बार कह रहे हैं बाबू, तीन चीज ध्यान रखिए। विलय को B से, विलायक को A से, और विलयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। विलय को B से, विलायक को A से, और विलयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। कम से कम मेरे दोस्त इतना तो ध्यान ही रखिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यही आना है, और फिर आपको फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर कैसे कैसे का हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? इसी में अगर थोड़ा सा एक और चीज हम कर दे रहे हैं, किसी तनु विलयन के लिए, यहां तक तो आ रहा होगा। किसी तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के, किसी तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए। तो किसी तनु विलयन के लिए करना कुछ नहीं है बाबू, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। पेपर वाला एक बार ऐसे ही क्वेश्चन इस यहां से पुट आउट करके पूछ दिया था, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा। विलय के देखो बेटा, अब विलय का मोल कैसे निकलता है? विलय के भार बटा विलय के अणु भार। विलय के भार बटा विलय के अणु भार, या विलायक के भार बटा विलायक के अणु भार। ये वाला जो, सॉरी यार, MA, तो ये वाला जो है आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये वाला आपको क्या रखना है बेटा? नीचे तक आ रहा है? ठीक है।
ये डब्ल्यू ए बटा एम ए, ठीक है, डब्ल्यू ए बटा एम ए, एम ए, एम ए नहीं आया है। चलिए किसी तनु विलयन के लिए हम जो है यहां लिख देते हैं, देखिएगा किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्या कर रहे हैं बाबू, P माइनस पी एस बटा में P बराबर में डब्ल्यू बी बटा में एम बी। आप लिख लीजिएगा, हम मुंह से बोल रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ क्या है, डब्ल्यू ए बटा में एम ए, ठीक बोल दे रहे हैं, डब्ल्यू बी बटा में एम बी, डब्ल्यू ए बटा में एम ए, विलय के भार बटा विलय के अनुभार, विलायक के भार बटा विलायक के अनुभार। इसको इसके फॉर्मूले के ऊपर स्टार लगा रहे हैं, आप स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये हो गया द्रव द्रव विलयन के लिए राउट का नियम और अवाष्पशील विलयन के लिए राउट का नियम। पूरा ये राउट का नियम का व्याख्या है कि जब बेटा दो द्रव होंगे यानी पानी में अल्कोहल होगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर किसी द्रव में चीनी मिल गया, ग्लूकोज मिल गया या क्या मिल गया, नमक मिल गया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला को क्या रखना है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए ये है और एक ये, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इतना आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला वाला है, थोड़ा सा उसमें भर दीजिएगा ना सर, उसी में भर दीजिएगा, दे दीजिए ना मार्कर, चल रहा है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू क्वथनांक में उन्नयन, उसी को दे दीजिए ना भर, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या है बाबू, उन्नयन। क्वथनांक में क्या है, उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, यहां तक भी नहीं आ रहा है। क्वथनांक में क्या है, उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब सुनिएगा एक चीज हम आपको यहां क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे ध्यान देना है, यहां पर देखिए, सुनो बाबू, देखो आपके पास कोई बर्तन है, इस बर्तन में मान लीजिए कि कोई द्रव है, पानी है, ठीक। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी बात को सुनिएगा, तो जब शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको आप एक बात बताइए कि जब इसमें हम अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे, किसी अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे, तो इसका क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा। सुनो हमारी बात को बेटा, कोई द्रव है, ठीक, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए मैंने इसमें चीनी मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया या ग्लूकोज मिला दिया। चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया या क्या मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, तो इसका क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा, इसका क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा। हमारी बात को सुनिएगा कि जैसे ही इस पानी में आपने चीनी को मिलाया है, यानी पहले से जो पानी के कण इसमें थे, सुन बाबू बात को ध्यान से, ये बर्तन है, इस बर्तन में कोई द्रव उपस्थित है, तो द्रव उपस्थित है तो पहले पानी के कण होंगे, इसमें तुम और किसी विलय को मिला रहे हो, तो यानी पानी में कणों की संख्या और क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे पानी में कणों की संख्या बढ़ती है, प्रत्येक कण पर ऊर्जा का होता है, घटता है। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। अब डायरेक्ट तुम सुनो, इधर उधर की बात से डायरेक्ट मोटा मोटी बात सुनो, क्या है कि जैसे द्रव का शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही तुमने इसमें चीनी मिलाया या कोई विलय मिलाया, चीनी मिला दो, ग्लूकोज मिला दो या नमक मिला दो, तो जो तुम्हारा क्वथनांक होगा ना बेटा, अब वो 100 डिग्री से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। वो 100 डिग्री से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब सर अगर मान लीजिए किसी, यहां मान लीजिए मैं लिखता हूं किसी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का
क्वथनांक मान लीजिए कि टी है, किसी शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, टी है, तथा विलयन का क्वथनांक टीएस है। क्या है बेटा, टीएस है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन हम आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। अब हमारी बात को सुना बेटा, जब इस बर्तन में केवल और केवल पानी था तो वो विलायक था, जब इस बर्तन में केवल और केवल पानी था तो विलायक था, और जब इस पानी में मैंने चीनी को घोल दिया तब ये क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया। तो जब शुद्ध अवस्था में पानी था, शुद्ध अवस्था में जब पानी था तो उसका क्वथनांक टी था, और जब इसमें हमने कोई विलय को मिला दिया तब ये विलयन हो गया। तो विलयन का क्वथनांक हमने क्या कर दिया, टीएस कर दिया। अब आप हमको एक बात बताइए कि जब हमको क्वथनांक में उन्नयन निकालना है तो टी माइनस टीएस करेंगे कि टीएस माइनस टी करेंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी है और विलयन का क्वथनांक टीएस है, तो जब क्वथनांक में उन्नयन निकालेंगे तो टी में से टीएस को घटाएंगे कि टीएस में से टी को घटाएंगे। तो सुनिए सर, जब आपका शुद्ध केवल विलायक का क्वथनांक क्या था, टी था, जब आपने इसमें विलय को मिला दिया तब ये विलयन हो गया, अब ये क्या हो गया, टीएस हो गया। यानी पहले 100 था, तो जैसे इसमें विलय पदार्थ आ रहा है, जैसे इसमें विलय पदार्थ आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी टीएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमेशा जब भी फाइंड करते हैं ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका मतलब टीएस में से टी को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि सर टी तो 100 था, और जब आपने इसमें विलय पदार्थ को मिला दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो यानी टीएस बढ़ेगा। तो हमेशा किसमें से, बड़े में से छोटे को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। यानी क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, टीएस माइनस टी होगा। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, पिछले साल का एग्जाम वाला पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछ दिया था। इसको आप डेल्टा टी से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें केवल और केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वो केबी से करेंगे। किससे करेंगे, केबी से। मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केबी से करेंगे। ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूला ध्यान डायरेक्ट रखना है, m बराबर 1000 इंटू केबी, 1000 इंटू केबी स्मॉल w बटा में डेल्टा टी और इंटू में कैपिटल W। अब सबका मैं नाम लिखवा दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। m जो है वो m, अरे यार स्मॉल m क्या है, स्मॉल m क्या है बेटा, विलय के अणु भार। क्या है, विलय का अणु भार, विलय का क्या है, अणु भार। सर केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। सर और क्या है बेटा, स्मॉल w क्या है, तो सर विलय का भार है, विलय का क्या है, भार है। और विलय को भार को हम कैसे और रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर WB से। ओके सर, व्हाट इज W, कैपिटल W क्या है, सर विलायक का भार है। किसका भार है, विलायक का भार। और सर विलायक को भार को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, WA से, WA से। ठीक, और डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी अभी पढ़ा है ना, क्या, क्वथनांक में उन्नयन। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम टीएस माइनस टी के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बार बार कह रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको उसमें इसकी याद आएगी। नहीं समझ रहे हैं, क्या आएगी, याद आएगी। ठीक ना, और याद आना अच्छी चीज होती है, याद आना क्या होती है, अच्छी चीज होती है। नेक्स्ट है आणविक उन्नयन स्थिरांक। अगला है आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक। जो भी लिखवा रहे हैं बेटा, आप केवल और केवल क्या रखना है बेटा,
ध्यान रखना है, केवल और केवल क्या रखना है, ध्यान रखना है, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, के एम से करेंगे। फॉर्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बुक में देखेंगे कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। हमारा वाला ये जो नोट्स है उसको फॉलो करिए। एम बराबर, ये 1 किलोग्राम में ये कार्यक्रम चलता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक 1 किलोग्राम में चलता है और ये 100 ग्राम में चलता है, तो 1000 की जगह पर केवल और केवल क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इंटू केबी के जगह पर क्या आ जाएगा, केएम आ जाएगा, और बाकी सब सेम है। देख लीजिए बाकी सब क्या है बेटा, सेम है। बहुत ज्यादा लाट लपेट के चक्कर में पड़ना ही नहीं, एक फॉर्मूला याद रखेंगे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक फॉर्मूला याद रखेंगे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। केएम क्या है, बस यहाँ पर डिफरेंस हुआ है, केएम क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक, केएम क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक। बस सिंपल आपको यही वाला क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो अब ध्यान से सुनिएगा। क्वथनांक में उन्नयन डिस्कस कर चुके हैं, लाइट तो है ना इसमें, क्वथनांक में उन्नयन डिस्कस कर चुके हैं, हिमांक में अवनमन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो बाबू दोनों में यही डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अभी सब क्वथनांक में उन्नयन यहीं पर है। फिर से ध्यान से सुनना, हमने कोई बर्तन लिया, इसमें कोई द्रव लिया, पानी ले लिया, द्रव विलायक ले लिया, क्या ले लिया, पानी ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, शुद्ध अवस्था में जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, शुद्ध अवस्था में जल का हिमांक कितना होता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक कितना होता है, शुद्ध अवस्था में जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर जल यहां पर आकर किस में पिघलना शुरू हो जाता है, बर्फ में। किसमें, बर्फ में। अब हमारी बात को ध्यान से सुनकर दिमाग लगाकर आंसर बताइएगा। द्रव ले लिया, द्रव का जो हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, इस द्रव में मैं कोई अवाष्पशील विलेय मिला रहा हूं, मान लो चीनी मिला दी, नमक मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, कुछ भी मिला दो। मेरे को बात बताओ, जब शुद्ध अवस्था में जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना शुरू हो जाएगा। जब बेटा जब तुम इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाओगे, कोई विलेय मिलाओगे, तो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से ऊपर जाएगा जमने के लिए कि नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे। मतलब सर जल केवल और केवल इस बर्तन में जल था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे वो बर्फ में पिघलना शुरू हो जाएगा, अरे जमना शुरू हो जाएगा, बर्फ में जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें विलेय मिला रहे हो, पार्टिकल कण और ज्यादा मिला रहे हो, तो इसको जमने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, यानी -1 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, कभी कभी -4 भी करना पड़ेगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर केवल और केवल जब इसमें जल है तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय को मिला रहे हैं, जो विलेय को मिलाएंगे तब सर जमने के लिए ना टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा, तब जाकर वो जमना शुरू हो जाएगा। फ्रिज में भी आप इस केस को देख सकते हैं कि केवल पानी रख देंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जमना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें आप ग्लूकोज मिला देंगे, चीनी मिला देंगे, तो वो जो जल जिस टेम्परेचर पर जम रहा था उस टेम्परेचर पर वो चीज नहीं जमेगा। आपको उसको टेम्परेचर को और क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब उसमें मिले हुए पार्टिकल विकास हो जाएंगे, जम जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। इसका मतलब सर कि केवल और केवल जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका काम हो जाता है, लेकिन जब हम किसी विलेय को मिलाते हैं तब हमारा टेम्परेचर का हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अब यहां पर बात हमारे ध्यान से सुनिएगा कि किसी शुद्ध अवस्था में जल का क्वथनांक मान लीजिए T है, किसी शुद्ध अवस्था में जल का क्वथनांक मान लीजिए T है, और किसी विलयन का क्वथनांक मान लीजिए TS है, तो अब हमको आंसर दीजिए कि T में से TS को माइनस करेंगे कि TS में से T को माइनस करेंगे। तो सर यहां पर मैटर फंस गया है। मैटर इसलिए फंसा है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पर T यानी जल का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक T था, लेकिन जैसे सर TS यानी इसमें कुछ मिला रहे हैं, टेम्परेचर को हमको और कम करना पड़ रहा है, यानी हम 0 से भी नीचे जा रहे हैं, 0 से भी नीचे जा रहे हैं। तो इस अवस्था में सर TS में से T को माइनस नहीं करेंगे, सर हम T में से ही TS को माइनस करेंगे, क्योंकि सर 0 से नीचे जब आते हैं तो हमको -1, -2 और -3 मिलता है, और सर छोटी में से बड़ी नहीं घटाते हैं, हम बड़ी में से छोटी घटा देंगे, भले ही 0 है तो का, लेकिन ये वाला वैल्यू हमको कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो हमको T में से TS घटाएंगे, TS में से T को नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 0 से नीचे हो रही है जब हम इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। अब शायद आपको क्लियर
हुआ होगा। जब इसमें कोई हम विलेय पदार्थ मिला रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा 0 से भी क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, यानी टीएस छोटा हो रहा है, टी बड़ा है, तो टी में से टीएस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि हिमांक में टी में से टीएस माइनस करना है, क्वथनांक में टीएस में से टी को माइनस करना है। ठीक, हिमांक में अवनमन, ठीक, इसमें है पहला वाला पॉइंट जो है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक को जो चीज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बोला था ना कि कोई फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं होगा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सारा फॉर्मूला याद। देख बेटा, एम सेम है, मोलल अवनमन स्थिरांक की कहानी भी 1 किलोग्राम में चलती है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1000। मेरे भाई एक फॉर्मूला याद रख लो प्लीज, सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, के एम के जगह के एफ हो जाएगा, बस यही इंटरचेंज होगा। और यहाँ अब यार कहाँ है, बार बार गलती होता है, तू ये डब्लू और बटा में डेल्टा टी और इंटू में कैपिटल डब्लू, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। एम अणु भार है विलेय का, स्मॉल डब्लू विलेय के अणु भार है, सब कुछ लिखे हैं। डेल्टा टी यहाँ पर जो है, बस डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में देखना तो बेटा यहाँ पर आ रहा है हिमांक का, दिलीप देखो तो आ रहा है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, जिसको हम लोग माइनस करेंगे टी में से टीएस को, ये ध्यान रखना बेटा प्लीज। क्वथनांक में आएगा तो टीएस माइनस टी करेंगे, और हिमांक आएगा तो टी में से टीएस को करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इतना आप क्या करिए, अच्छे से क्या कर लीजिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। देखो बाबू, कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज लिखवा रहे हैं, तो हम पहले भी कह रहे हैं कि शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री आपको इतना शॉर्ट में कहीं नहीं मिलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। समझ में आ रहा है? जितने भी इंपॉर्टेंट इसके थ्योरी है, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, सबका हम उस पे चैनल पर भेज देंगे। उसके बाद जो है परासरण विसरण में अंतर, परासरण विसरण में अंतर, वो सब आपको थ्योरी के रूप में याद रखना है। और जितने भी बेटा हम आपको फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ना, उस फॉर्मूले को आराम से इत्मीनान से बैठकर, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 पेज होगा पूरा फॉर्मूला, उसको, उस फॉर्मूले को आप जो है आराम से जहां बैठते हैं, जहां पढ़ते हैं, वहां रख लीजिए, और वहां रख कर इसको धीरे 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 सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। क्योंकि आज के बाद से जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो केवल और केवल न्यूमेरिकल का आएगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फील तब आएगा जब इन फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से याद होगा, तब आएगा। विलयन की सांद्रता में पीपीएम, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, समझ में आ रहा है? भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, वो था। उसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन में टीएस में से टी को माइनस करेंगे, हिमांक के अवनमन को टी में से टीएस को करेंगे। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब फॉर्मूला सारे अच्छे से पता होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में फील आएगा। आज जस्ट इसी चैप्टर खत्म होते ही मैं इसका एक माइनर मॉक टेस्ट रखूंगा फर्स्ट चैप्टर का, आपका उसी में आकलन हो जाएगा कि आप कितने ईमानदारी से इस चैप्टर को, इस वीडियो को, इस चैप्टर को कितनी ईमानदारी से आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा बेटा आलसपन छोड़कर आप पूरी तरीके से लग जाइए। जो भी इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आपको उनको सीरियस होकर बेटा पढ़ना है प्लीज, क्योंकि कम दिन में सारे टीचर बहुत मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट हेडिंग है इसका परासरण दाब, इस चैप्टर का परासरण। नेक्स्ट हेडिंग है क्या, परासरण, परासरण, परासरण दाब, ठीक है, ठीक, परासरण दाब, ठीक। और परासरण दाब में हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, परासरण दाब का भी इंपॉर्टेंट थ्योरी याद रखिएगा। और जो है परासरण और विसरण में अंतर जो है, देखो बाबू जो जो इंपॉर्टेंट है ना, हम अपने चैनल पर अपलोड करा देंगे, तो आपको वहां से क्या कर लेना, उसको लिख लेना है कॉपी पर, और क्या कर लेना है, याद रख लेना है, ठीक ना। तो परासरण दाब में सामान्य विलयन की समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, सामान्य विलयन, सामान्य विलयन समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण। जो वाष्प दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, सीटी। सी क्या है बेटा, सांद्रता है, सी क्या है बेटा, सांद्रता है, ठीक ना।
तो P बराबर समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, यहाँ कांस्टेंट जो लगेगा वो क्या लगेगा, R लगेगा, और ये C इंटू टी हो जाएगा। और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, या P बराबर CRT लिख कर रख लीजिए। आपके लिए यही वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। P बराबर CRT, ठीक है, P बराबर CRT। और सांद्रता जो होता है, एक चीज और पता होना चाहिए, क्या, देखो फॉर्मूले से ही फॉर्मूले आने हैं। सांद्रता जो होता है मोल प्रति आयतन होता है, मोल प्रति क्या होता है, आयतन होता है। तो यानी सांद्रता C के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, N बटा V, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T, N बटा C, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T। और आपको एक जानकारी वाला फॉर्मूला अभी निकल कर आएगा, जो सारे बच्चे पढ़े होते हैं, P का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V, और ये PV बराबर NRT, PV बराबर NRT। सारे बच्चे इसको क्या किए होंगे, अपने अपने जमाने में इसको क्या किए होंगे बेटा, पढ़े होंगे। एन क्या है बेटा, मोलों की संख्या, एन क्या है बेटा, मोलों की संख्या, एन क्या है बेटा, मोलों की संख्या। आर क्या है बेटा, नियतांक है, इसका मान होता है 0.28, 0.821, 0.821, ठीक है, 0.821, ठीक ना। अच्छा, मोल क्या होता है बेटा, देखो फॉर्मूला एक याद रखोगे, सारे फॉर्मूले याद होंगे। मोल क्या होता है, तो सर भार बटे अणुभार होता है। अच्छा, कभी भार और अणुभार का जिक्र करेगा तो क्या करेंगे सर, तो पीवी बराबर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, आर इंटू टी। अच्छा लो, एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, भार बटे एक फॉर्मूला देखो, P समानुपाती CT, C के इसको हटाया मैंने, क्या लगा दिया, कांस्टेंट R लगा दिया, नियतांक। तो P बराबर RCT, तो P बराबर ये सांद्रता के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, N/V। फिर N/V को मैंने यहाँ पर क्रॉस करके PV बराबर NRT, एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो मोल क्या होता है सर, भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार मैंने भी यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, लिख दिया। एक और फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, एक और फॉर्मूला आपके लिए क्या हो गया बेटा, रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात याद रखनी है, क्या, इसको हम बादल में पैक कर दे रहे हैं, इंपोर्टेंट लगा दे रहे हैं सर। ताप जो होगा ऑलवेज केल्विन में होगा, ताप जो होगा काथी में होगा बाबू, केल्विन में होगा। ताप जो होगा वो किस में होगा, केल्विन में होगा। आयतन जो होगा वो किस में होगा, लीटर में होगा। आयतन जो होगा वो किस में होगा, लीटर में होगा। जो दाब होगा वो किस में होगा, एटीएम में होगा। जो दाब होगा वो किस में होगा, एटीएम में होगा। जो दाब, यहाँ लाइट जल रहा है ना, ठीक है। ताप किस में लेना है, केल्विन में। आयतन किस में लेना है, लीटर में। और दाब किस में लेना है, एटीएम में, ठीक ना। तो इसको आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक ना। एक होता है समपराशरी विलयन, एक होता है समपराशरी विलयन। सम, इस पिछले 2 साल से क्वेश्चन यहां से आ रहा है, ठीक ना। समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन का मतलब क्या होता है, समपराशरी विलयन का मतलब क्या होता है, जिनके विलयन, जिस विलयन के परासरण दाब समान होते हैं, जिस विलयन के परासरण दाब समान होते हैं, जिस विलयन के, जिस विलयन के परासरण दाब समान होते हैं, जिस विलयन के परासरण दाब क्या होते हैं बेटे, समान होते हैं, उनको क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन। उसको क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन, ठीक है। और समपराशरी विलयन में करना कुछ नहीं है, क्या करना है बेटा, इसके जो दोनों के दाब जो होंगे आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, यानी P1 बराबर P2, P1 बराबर P2। तो इनकी सांद्रता भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती हो। तो सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति आयतन, मोल प्रति आयतन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, N1/V1 और बटा में N2/V2, N2/V2, N2/V2। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी अपन आप यहाँ पर क्या सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। मोल प्रति लीटर, सांद्रता क्या होता है बेटा, आप लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अच्छा, मोल कैसे निकलता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो लो, यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, W1 बटा में V1 और भार बटे अणुभार यानी M1, और बटा में W2 बटा में V2 और बटा में M2, भार बटे अणुभार से एक और फॉर्मूला आपको निकल कर आ गया। पेपर वाला बेटा क्वेश्चन कहीं से पुट आउट कर सकता है ना, पूछ सकता है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई कसर आपको छोड़े, ठीक ना। आप समय दिए हैं तो भरपूर आपको जो भी कंटेंट है यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप तसल्ली से इसका नोट्स जरूर बना लीजिए और अच्छे से इसको क्या करिए, लिखिए, ठीक ना। चलिए, एक इसी में होता है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, 1/2 गुणांक। एक इसमें क्या होता है बेटा, 1/2 गुणांक, ठीक ना। 1/2 गुणांक पढ़ते ही विलियन चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। 1
यहाँ लिखे ना, चल रहा है ना ऊपर तक, ठीक है। 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई बराबर क्या होता है? वियोजन के बाद कण। आई बराबर क्या होता है? वियोजन के बाद कण बटा वियोजन से पहले कण। अभी समझा दे रहे हैं कैसे होता है वियोजन के पहले कण। ज्यादा बकैती नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ने शॉर्ट आए हैं, पढ़ लेंगे, लेंदी तो बोर होकर भग जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए थोड़ा कम मटेरियल रख रहे हैं, मेन चीज रख रहे हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। कोई तुमसे पूछ देगा कि NaCl के लिए 1/2 गुणांक हमको बताइए। NaCl के लिए हमको क्या बताइए? 1/2 गुणांक बताइए। NaCl के लिए हमको क्या बताइए? 1/2 गुणांक बताइए सर। गरम मत कीजिए उसको गरम। NaCl के लिए 1/2 गुणांक बताइए। तो NaCl का जब वैद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? Na प्लस होगा और Cl क्या होगा? माइनस होगा। हमारा भी मुंह जल गया था। आई आई बराबर क्या होगा? वियोजन के बाद कण, वियोजन के बाद कण, वियोजन के बाद कण, यानी वियोजन के बाद कितने उपस्थित हो रहे हैं? 2 उपस्थित हो रहे हैं। कितने? NaCl का वैद्युत अपघटन कराए तो क्या हुआ? 2 भागों में टूटा है ना, तो 2 लिखेंगे। अब वियोजन से पहले क्या था? तो सर 1 था। देख बेटा, वियोजन के बाद Na प्लस और Cl माइनस मतलब 2 में टूट गया, तो 2 को ऊपर लिखेंगे। अब वियोजन से पहले ये NaCl 1 ही था, तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 से 2 में डिवाइड करके तो फाइनली क्या आएगा? 2 आएगा। यानी NaCl का 1/2 गुणांक क्या होगा? 2 होगा। NaCl का 1/2 गुणांक क्या होगा? 2 होगा। यानी कभी 1/2 गुणांक के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो Pv बराबर INRT लिख सकते हैं। Pv बराबर INRT। कभी 1/2 गुणांक का जिक्र कर दे, कितने मोल वियोजित हो रहे हैं, कितने मोल वियोजित हो रहे हैं, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा। Pv बराबर INRT। INRT, ठीक ना? INRT। इसको आपको क्या रखना है मेरे दोस्त? ध्यान रखना है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक ना? ठीक, ठीक है। चलिए, खत्म हुआ। एक होमवर्क आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। 2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता कितनी होगी? 2 मोलर H2SO4 की H2SO4 की नॉर्मलता पढ़ा दिए है ना? आप इसका आंसर दीजिएगा, बताने वाले को चॉकलेट मिलेगा। 2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी? 100% मिलेगा बेटा, 100% चॉकलेट मिलेगा। आप आंसर देकर तो देखिए, नहीं मिला तो कहिएगा, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।